नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे सियासी रण में बागियों की बगावत की। गुरुवार को नॉमिनेशन लेने की लास्ट डेट है और दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ बागियों को मनाने में लगी है ताकि सियासी ताज की राह आसान हो सके। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में बागी टेंशन का कारण बने हुए हैं। दोनों ही पार्टियों में बगावत से माहौल गर्म है। दोनों ही दल असंतुष्टों को जबरदस्त सामना दोनों को करना पड़ रहा है और दोनों ही दलों में नेता बगावत कर रहे हैं। कोई भी दल किसी से पीछे नहीं है। कांग्रेस के लिए बागी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। यहां तकरीबन 25 बागी हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने इन्हें शांत करने के लिए मिशन 25 लॉन्च किया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब दिग्गजों को दी गई है और माना जा रहा है कि नेता पहले बागियों को समझाएंगे। अगर वे ना माने तो निकासित भी किए जा सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो यहां सरदारपुर से नगर परिषद के मौजूदा सभापति राजकरण चौधरी, मसूदा से पूर्व विधायक और संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, हिंडौन सिटी से प्रदेश जाटव और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा, फलोदी से वरिष्ठ नेता और सरपंच कुम सिंह पलावत, सागरवाड़ा से सरपंच संघ जिला संरक्षक पन्नालाल डोडियार और सिवान से पूर्व अध्यक्ष राजसिको सुरसागर से पूर्व मेयर जोधपुर रामेश्वर दिधाच बागी होकर पर्चा भर चुके हैं। और बीजेपी की बात करें तो पूर्व मंत्री यूनुस खान डिडवाना से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने इस सीट से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उम्मीदवारी का विरोध किया है। वहीं बानसूर में बीजेपी उम्मीदवार देवी सिंह शेखावत का महेंद्र यादव और उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लाडपुरा से पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी बीजेपी को टेंशन दे रखी है। वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी बागी हैं जो चुनाव में चुनौती बने हुए हैं। अभी नाम वापसी में एक दिन का समय बाकी है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बागियों की मुनहार में लगे हुए हैं और देखना होगा कि बागी बगावत से मानते हैं या फिर चुनाव के दिन तक पार्टियों को ऐसे ही टेंशन देते रहेंगे। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी बागियों की बगावत से कैसे निपटेगी। नामांकन वापसी के लिए सिर्फ कल का दिन बचा है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कल नाम वापसी तक पार्टियां बागियों को मना पाएगी। सवाल यह भी अहम है कि बागियों की बगावत क्या गुल खिलाएगी। और आज की हमारी बड़ी बहस इसी पर केंद्रित है और जयपुर स्टूडियो से हमारे कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बागियों की बगावत से पार्टियां कैसे निपटेंगी, ये इस बीच बड़ा सवाल बना हुआ है और आखिर ये बगावती तेवर क्या गुल खिलाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बागियों की बगावत अब बंटाधार ना कर दे। इस बीच दोनों पार्टियों के लिए ये बड़ी टेंशन का सबब बने हुए हैं। बागियों की मनुहार हार जीत का सवाल अब बने हुए हैं। तो कल का दिन बाकी है। क्या अब ये पार्टियां अपने बागी नेताओं को मनाने में सफल हो पाएंगी? बागियों की बगावत से कैसे ये पार्टियां निपटेंगी, ये इस बीच बड़ा सवाल है और आखिर ये बगावती तेवर क्या गुल खिलाएंगे। तो आपको बता दें कि गुरुवार को नॉमिनेशन लेने की लास्ट डेट है और दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ बागियों को मनाने में लगी हैं ताकि सियासी ताज की राह आसान हो सके। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में बागी टेंशन का बड़ा कारण बने हुए हैं। दोनों ही पार्टियों में बगावत से माहौल गर्म है और दोनों ही दल असंतुष्टों का जबरदस्त सामना कर रहे हैं। दोनों ही दलों में नेता बगावत कर रहे हैं। कोई भी दल किसी से पीछे नहीं है। कांग्रेस के लिए बागी बड़ी मुसीबत बन गई है। यहां तकरीबन 25 बागी हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने इन्हें शांत करने के लिए मिशन 25 तक लॉन्च कर दिया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी दिग्गजों को दे दी गई है। तो अब माना जा रहा है कि नेता पहले बागियों को समझाएंगे और अगर वे ना माने तो निष्कासित भी किए जा सकते हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो यहां सरदारपुर से नगर परिषद के मौजूदा सभापति राजकरण चौधरी, मसूदा से पूर्व विधायक और संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, हिंडौन सिटी से प्रदेश जाटव और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा, फलोदी से वरिष्ठ नेता और सरपंच कुम सिंह पलावत, सागवाड़ा से सरपंच संघ जिला संरक्षक पन्नालाल डोडियार और सिवाना से पूर्व अध्यक्ष राजसिको सूरसागर से पूर्व मेयर जोधपुर रामेश्वर दधीच बागी होकर पर्चा भर चुके हैं। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी
पूर्व मंत्री यूनुस खान डिडवाना से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने इस सीट से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उम्मीदवारी का विरोध किया है। और हमारे साथ खास मेहमान अशोक शेखावत जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अशोक शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। अशोक जी, बागियों ने बड़ी टेंशन बढ़ाई हुई है पार्टियों की। अब पार्टी इससे कैसे निपटेगी? बीजेपी के क्या प्लान है, कैसे निपटेगी बागी नेताओं से? आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एक लोकतांत्रिक पार्टी में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है और जिनको टिकट दी जानी होती है वो टिकटों का जिस प्रकार से आप देखिए सर्वे भी होते हैं, पार्टी के संगठन का भी एक सर्वे होता है और एक इंटरनल डेमोक्रेसी होता है जो सिस्टम को एक उपयुक्त रूप से एक किसी विधायक को चुना जाता है जो एक जनता का काम कर सके, उसकी आवाज बन सके, उसके रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो बिजली, पानी, सड़क से संबंधित समस्या हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो और वहाँ का क्षेत्र का कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं तो उसकी सामने उसला दे और विधानसभा में जाकर के अच्छे कानून पर वो चर्चा कर सके। ऐसे विधायकों को चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बेखूबी रूप से किया है, पहले भी किया है, अब भी करते हैं जी। और जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई विधायक हैं जिनको टिकट दिया गया है ये प्रत्याशी के रूप में, जो उनको दिया गया, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने नामांकन निर्दलीय के रूप में उन्हें भर दिया है। तारीख आएगी, उससे पहले जैसे कल लास्ट की तारीख है विड्रॉ करने की, तो उससे पहले कई जो हमारे जिन्होंने फार्म भरा है उनसे अधिकांशतः हम लोगों का हम फार्म को विड्रॉ करवा लेंगे। और यह भी है कि टिकट तो किसी एक ही आदमी को मिलती है जी। और आप इस बार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्याशियों की संख्या, आकांक्षी प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और लोग चाह रहे थे कि किस प्रकार से हमें टिकट मिले और हम विधानसभा में पहुंचे। लेकिन अशोक जी, बीजेपी की ओर से सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनका भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, उसको लेकर बीजेपी क्या करेगी? कांची जी, मैं एक और कह दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे संगठन का आप देख लीजिए और संगठन के अंदर सभी को एक समावित किया जाता है। एक संगठन में भी एक संरचना होती है, सबको उसमें एक भागीदारी बनने का एक मौका भी मिलता है और उनको एक विधायक से सांसद या जनप्रतिनिधि हो उसका भी मौका देने का काम करते हैं। लेकिन टिकट एक को ही मिलती है, दूसरों को टिकट नहीं मिलती है। और आपने कहा कि बगावत रोकने के लिए आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि एक क्षणिक रूप से होता है, जो क्षणिक रूप से किसी कार्यकर्ता भी हो सकता है, और क्योंकि हर आदमी कोई भगवान तो हो नहीं सकता, उनको भी लगता है कि मैं भी एक टिकट लड़ूं और जनता का जनप्रतिनिधि करके मैं एक विधानसभा में जाऊं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कल की लास्ट की नामांकन डेट है, उस नामांकन से हम पहले सबको, जितने भी हमारे विधायक हैं उनको, जिन्होंने विधायक की जो प्रत्याशी के रूप में किया गया है, नामांकन किया है, उनको हम वापस से विड्रॉ करवा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर क्या ऐसी स्थिति बनी इन 5 सालों के अंदर, जो कहा जाता था कि नवंबर 2018 के अंदर किसानों को हम कर्ज माफ कर देंगे, उनको जमीनें उनकी नीलाम नहीं करने की उन्होंने जो गारंटियां दी थी, लेकिन 19,500 से अधिक जमीनें नीलाम हो चुकी है। राजस्थान का जो इस अराजक माहौल बनाने का काम किया, भ्रष्टाचार का एक माहौल बनाने का काम किया, जिसको एक तोड़ना था, और बेरोजगारों के साथ रोजगार तो दे नहीं सकते, लेकिन उनको पेपर लीक कर करके एक दंश झेला, उनके एक सपनों को तोड़ने का काम किया जो इस कांग्रेस सरकार ने किया। और जो कहा कि जिन वादों से कहा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, मुझे लगता है कि ऊंट की जीरे के बराबर जी। लेकिन इतना तगड़ा विरोध हो रहा है कि अब जी, तो बीजेपी के नेताओं के काफिले पर पथराव भी किए जा रहे हैं, इस तरह का विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जी, तो उन्हीं सभी को, उन्हीं जो कांग्रेस ने जो वादे किए उसका एक अलग जगह रही है कि किस प्रकार से वादे किया। भारतीय जनता पार्टी के अब जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों को आप चुनने का काम करें। और दूसरा मैं ये बताऊं कि ये कोई आप देखें तो कांग्रेस का आप एक सन्नाटा छा रहा है। ये क्यों छा रहा है? लोग क्यों भग रहे हैं? भगने का कारण ये है कि जिस प्रकार से इनके मंत्रियों ने कहा कि हम टिकट नहीं लेना चाहते, लालचंद कटारिया जी हो और इनके चौधरी साहब जी आते हैं, हेमाराम जी, वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इनके वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं,
उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरे को यदि आप भ्रष्ट बता रहे हो बार बार में मानेसर की बात याद कर करके, तो मुझे रखने का क्या औचित्य है। उन्होंने मना किया। इनके एमएलए थे भरत सिंह जी, उन्होंने बार बार में एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उस मंत्री के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, चिट्ठियों से लेकर के वो कहां तक दांडी यात्रा तक नहीं करी, उन्होंने अपने बालों का मुंडन तक कर लिया। लेकिन सरकार के मुखिया गहलोत साहब है, अपने वरिष्ठ जो विधायक हैं, जो एक भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठा रहे थे, उनको भी उठाने का काम नहीं किया है। और दूसरा आप देखो संतों का क्या था राजस्थान के अंदर। संत ने कहा कि अवैध खनन हो रहा है भरतपुर के क्षेत्र में और उसका प्रशासन सुन नहीं रही, सरकार नहीं सुन रही, तो वो आत्मदाह कर ले। ऐसा प्रदेश मुझे लगता है कि पहली बार में किसी पूरे भारतवर्ष में होगा। तो साधु ने एक अवैध खनन रोकने के लिए आवाज उठाई और उसको इसमें मजबूर करना पड़ा। तो कांग्रेस के आप हालात देख सकते हैं कि राजस्थान में कैसे हालात है। तो ये जनता मुझे लगता है कि इन 25 तारीख को जो वोट के माध्यम से होगी वो आक्रोश व्यक्त करेगी और वो बताएगी कि राजस्थान में क्या हो रहा है। और दूसरा खुद नहीं कहा, इनके मंत्री थे, जो मंत्री ने देखो आप देख लीजिए, तो कहा कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से महिलाओं की दशा है, दूसरा में नंबर 1 क्यों है। विधानसभा के पटल पर कहा उन्होंने और उस मंत्री को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो सरकार को आईना दिखाना चाहता है, सरकार को हकीकत दिखाना चाहता है, सरकार को वस्तुस्थिति बताना चाहता है, सरकार को अपनी बात के जो जनता चाहती कहना चाहती वो बात यदि सदन के रूप में कहे, उसको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जिसने आपकी 2-2 बार सरकारें बचाई और लोकतांत्रिक रूप से ये कहते हैं कि हम सरकार बचाने, हम काम करने के लिए आए हैं। मुझे राजस्थान में सरकार ये काम करने के लिए नहीं आ रही है। काम करने के लिए आती तो जिन्होंने हकीकत बताया, जिन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया, उस लाल डायरी को छीनने का काम किया, झपट्टा मारने का काम किया, उनके साथ मार पिटाई की, धक्का मुक्की मारी, वो किसने किया? जो एक लोकतंत्र के अंदर जनता के चुने हुए कांग्रेस के विधायक हैं और मंत्री हैं, उन लोगों ने किया। मतलब उस लोकतंत्र को छलन करने का काम किया जो राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ है। जो एक करप्शन की बात थी और उस करप्शन के अंदर कौन कौन से मुद्दे थे, राज्यसभा का मुद्दे थे और भी कई ऐसी डायरियों में लिखे हुए थे। वो खाता यदि मुख्यमंत्री चाहते थे उसकी जांच करवा सकते थे, क्योंकि उनके पास स्वयं के पास एक गृह मंत्रालय है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच नहीं करवाई है। तो यही चीज नहीं है। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया, उस पैसे को आपने पूरा भ्रष्टाचार में चढ़ा दिया। तो भ्रष्टाचार के अंदर यदि इन पैसों को आप लगा दोगे, जनता के कल्याण के लिए जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया, लोगों के पानी पीने के लिए समस्या थी राजस्थान में, आप सब जानते हैं ग्रामीण एरिया में कितनी पानी की समस्या आती है। लेकिन अशोक जी बात अगर विरोध की करें तो बीजेपी के नेताओं का विरोध इस कदर हो रहा है कि उनके काफिले पर पत्थर तक बरसा रहे हैं लोग, पैसा देते हैं, उसका आवंटन करते हैं, उसमें ये भ्रष्टाचार करते हैं। और अशोक जी मेरा सवाल ये है के द्वारा एसओजी की जांच की जाती है और उस एसओजी की जांच में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। अशोक जी मेरा सवाल यह है कि विरोध की अगर बात करें तो इस कदर विरोध हो रहा है कि अब बीजेपी के नेताओं के काफिले पर पत्थर तक बरसा रहे हैं लोग। आपकी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। जी मेरा सवाल आपसे यह है कि विरोध इस कदर हो रहा है कि लोग बीजेपी के नेताओं के काफिले पर अब पत्थर तक बरसा रहे हैं। सांचौर में देवजी पटेल के काफिले पर पत्थर बरसाते हुए तस्वीरें सामने आई थी। बीजेपी के सांसद हैं वो, उनके काफिले पर पत्थर बरसा रहे थे। आवाज ये साफ नहीं आ रही है, आपके रुक रुक क्या आ रही है? जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं देखो इतना कह सकता हूं, वैसे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मेरे पास जी कि कई हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो आपको मैंने पहले भी बताया कि वो टिकट की चाहत थी और यदि हम उनको मनाएंगे और इस प्रकार से जैसे कांग्रेस ने कहा कि हमारे घर तो बहुत सुधर रहा है जी और हमारे तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ हमारे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन राजस्थान की हम बात करें जी तो राजस्थान के अंदर प्रदेश की यदि चुनाव की बात आ गई है तो उस चुनाव में आप देख लीजिए जी कि मसूदा के जो पूर्व विधायक हैं ब्रह्मदेव कुमार, जो आपने बताया, और किस प्रकार से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं दिखता। मनोहरपुर थाना से कैलाश मीणा जी जो पूर्व विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं।
बड़ी सादरी से प्रकाश चौधरी जी लड़ रहे हैं, जो पूर्व विधायक है। लूण कनेक्शन से वीरेंद्र बेनीवाल जी, पूर्व विधायक और मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर से हबीबुर रहमान वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पुष्कर से श्री गोपाल बहुती जी चुनाव लड़ रहे हैं। केकड़ी से बाबूलाल जी सिंघारिया जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व विधायक है इनके। राजगढ़ से जोरीलाल मीणा जी वर्तमान में इनके विधायक थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मैंने विधायकों की आपको बताई, जो फहरिस्ती बताई। इसके अलावा इनके जिला अध्यक्ष इनके चुनाव लड़ रहे हैं, महासचिव इनके चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखें कि कांग्रेस हम खुद का घर देखे, क्या उनमें भगदड़ नहीं है? जी, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी तो हैं जो बागी तेवर अपनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यदि भी कोई भी इस प्रकार से जिन्होंने चुनाव लड़ा है जी, हम उनको मनाएंगे। और कल लास्ट तारीख है, और लास्ट तारीख के मतलब आज तो कुछ लोगों ने अपने वापस भी लिए हैं जी, और अपने जो नामांकन जो भरा था, और आगे भी वो वापस लेंगे जी। लेकिन बात विरोध की हो रही थी, तो विरोध बीजेपी का इस कदर भी हो रहा है कि बीजेपी के नेताओं के काफिले पर पत्थर तक बरस रहे हैं। अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगर बात कर लें तो उनका भी विरोध देखने को मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि कोई भी विधायक होता है, यदि वो जैसे राजपाल सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे जी, और यदि उनका आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने नामांकन किया है और पार्टी को उपयुक्त लगा कि इस समय इस बार इनको टिकट दिया जाए, और राज्यवर्धन जी आप देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद भी हैं वर्तमान के अंदर, और उनको एक उपयुक्त माना और उनको टिकट कर दिया है। जो मुझे लगता है कि एक डेटा फेज भी है कि वे विधायक थे, तो उसी सांसद थे, तो वो जोटवाड़ा विधानसभा उनके क्षेत्र में आती है, और उसके कारण से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर यदि उनका खुद का हम कार्यकाल देखें राज्यवर्धन जी का, तो वो बड़ा ही अच्छा राजस्थान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए रहा। तो एक उपयुक्त कैंडिडेट को उन्होंने दिया, फिर भी वो राजपाल जी ने अपना नामांकन भरा, कल तक डेट है। जी अशोक जी, बीजेपी महिला सशक्तिकरण की काफी बात करती है, तो बीजेपी की ओर से कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है इस बार? नेतृत्व हमारे जिनको दिया, कमेटी दी है, वो उनका पूरा कोशिश कर रही है। अशोक जी, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो महिलाओं को कितना टिकट दिया गया है इस बार? आवाज नहीं आ रही, खत्म हो गई। तो चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। इस बार राजस्थान में बीजेपी की ओर से जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आप ये देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हम बात करें तो संगठन के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितनी महिला जो आई हैं, उनको कहीं ना कहीं संगठन के अंदर हमने उनको पद दिए गए हैं, और उनकी पद के आधार पर आप जो जितना उनके लिए जो हमने रिजर्वेशन की बात कही थी कि उनका एक भागीदारी होनी चाहिए, उनको भागीदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक तो हुआ संगठन का। दूसरा आता है कि आपने कहा कि राजनीतिक रूप से, जनप्रतिनिधि रूप से, पंचायती राज संस्था हो या नगर निकाय संस्था हो, उसमें एक कानून बना, उस कानून के अनुसार उनकी भागीदारी होती है, जो 50% के लगभग है। ठीक है। तीसरा आपने ये कहा कि सांसद हो चाहे विधायक हो, इसमें क्यों नहीं दे रहे आप? मुझे लगता है कि कानून का यदि कानून बन जाएगा और कानून बनने का उसका इम्प्लीमेशन बन गया, कानून का इम्प्लीमेशन कब होगा? वो 2028 और 29 के चुनाव में होगा। ठीक, यदि पार्टी कोई भी दल हो, यदि उनने उस क्षेत्र के अंदर बराबर रूप से, कानूनी रूप से यदि महिलाओं का यदि आरक्षण निश्चित कर दिया गया है, तो वहां पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज वर्तमान में ये निश्चित नहीं है, तो मुझे लगता है कांग्रेस ने भी इतनी टिकटें ज्यादा नहीं दी हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उससे 1-2 के लगभग बराबर के बातें आ रही। कोई उससे नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल इसको नहीं देना चाहता जब तक इसको कानूनी रूप से, लेकिन बात यह आती है कि कानूनी रूप से देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिर्फ कांग्रेस ने 2011 के अंदर कहा और उस बिल को पूरा पारित नहीं करा सके, भग गए, और इतने दिन तक ये राग अलापते रहे कि हम महिलाओं के लिए हितैषी हैं। लेकिन होता तो अपने शासनकाल में करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया है। अशोक जी, ये तो बात हो गई महिलाओं की। मुस्लिमों को कितना टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, और बीजेपी ने यूनुस खान का वोट क्यों काट दिया है?
जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए कितनी टिकटों को दिया और आपने मुस्लिम शब्दों का प्रयोग किया जी। भारतीय जनता पार्टी ने, आप भी कोई भी योजना हो, उस योजना का आप क्रियान्वयन देख लीजिए या उनकी भागीदारी देख लीजिए, सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए बराबर बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। एक तो नंबर 1 आई। दूसरा ये कहता हूं, यदि कोई भी योजना के अलावा आपके कोई भी कानून बनता है तो वो सबके लिए समान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि सभी के लिए समान रूप से हो, उनका कल्याण हो। लेकिन कांग्रेस ये बताए कि आपने 70 साल तक उनका वोट लिया, सब कुछ लेने के बाद में भी आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा, उस समय ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो कहा कि आज मुसलमानों की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों वह लिटरेसी कम है, क्यों वह भागीदारी नहीं बना पा रहे हैं। आप सामाजिक रूप से देख लीजिए या इकोनॉमिक्स रूप से देख लीजिए, उसमें उनकी कोई भागीदारी क्यों नहीं है। जिन्होंने वोट लिया इतने सालों तक और वो वोट को लेने के बाद में यदि उनको नहीं बढ़ा पाए तो ये कांग्रेस को सोचने से का प्रश्न है। और आपने कहा कि उनको टिकट दिया जाए विधानसभा के अंदर, मुझे लगता है यह पार्टी का एक निर्णय होता है और पार्टी की सोचती है कि किसका भागीदारी कितना हो। लेकिन और चीजों के अंदर आप देख लीजिए, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से, चाहे मुफ्त के अनाज की हम बात करें तो सभी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको देती। उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय वाली योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना आती है तो सभी के क्षेत्र में जाएगी। लेकिन राजस्थान में हम देखते हैं तो स्पेशल रूप से यदि रमजान का महीना आता है तो यह कहा जाता है कि हम तो बिजली सिर्फ इसी क्षेत्र में देंगे, दूसरे क्षेत्र में नहीं देंगे, उनकी बिजली काट लेंगे। तो विभेदकारी नीति करने वाले कौन होती है? सरकार होती है। यदि मुआवजे की बात आती है, कोई एक्सीडेंट का मुआवजा हो जाता है तो किसी के अंदर आप कुछ भी नहीं देते हो, किसी को आप 50 लाख दे देते हो तो यह प्रशंसनीय छुड़ता है। और किसी के अंदर हत्या हो जाती है तो उसको आप 5 लाख भी नहीं देते हो, किसी को जाकर के आप 50-50 लाख भी देते हो और भी कई घोषणाएं करके आते हो स्पेशल रूप से। तो ये इन पर प्रशंसनीय लगता है कि ये इस प्रकार से कांग्रेस का काम कर रही है। दूसरा ये देखिए, लेकिन अशोक जी, यूनुस खान का बीजेपी ने टिकट काट दिया, उन्होंने बागी रवैया अपना लिया, तो क्या लगता है यूनुस खान को मना पाएंगे? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी कैडर बेस पार्टी है, बहुत बड़े लोग हैं और टिकट के चाहक के लोग बहुत सारे होते हैं। यदि पार्टी ने निश्चित किया है और पहले बार देख सकते हैं तो आपका पिछली बार जो हमने टिकट जिन प्रत्याशियों को दिया था, जोधा जी को, उन्हीं को हमने दोबारा से उनको उम्मीदवार उतारा है। उन्होंने पूरे 5 साल के अंदर आप देख लीजिए पूरे डीडवाना के क्षेत्र के अंदर पूरे विकास के कार्य किए हैं और जो अपने घर घर घूमे हैं, सभी जगह जाके आए हैं। कांग्रेस के जो विधायक थे और उन्होंने क्या क्या कृत्य किए वो जनता के सामने है। डीडवाना के वाले क्षेत्र के अंदर वो उन्होंने बताने का काम किया है। और दूसरा जो विधायक का जो काम होता है, उन्होंने विधायक ने पूरा काम नहीं किया और उनका एक उपयुक्त था संगठन के हिसाब से, जनता के बीच में उनकी पेड़ थी, तो इनकी इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक टिकट के रूप में दिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपयुक्त जो एक कैंडिडेट हो सकता है उसको टिकट दी है और उन्होंने नामांकन भरा। और जहां तक आपका यूनुस खान जी का सवाल है, यूनुस खान जी का यदि टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया तो कोई न कोई ऐसा कारण होता, जो मैंने आपको बताया वो कारण होते हैं, उन कारणों से उनका टिकट इस बार उनको नहीं दिया गया है। और पहले भी यूनुस खान जी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और कई जीते भी हैं, कई बार हारे भी हैं। जी, तो क्या अब यूनुस खान को बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी? मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्यकर्ता को, हर उस कैंडिडेट को जिसने फॉर्म भरा है और उनके साथ सभी जो और भी लगे हुए हैं, चाहे कोई पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता के रूप में हो या आमजन हो, उनको सबको मनाने की कोशिश करूँ। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और पार्टी का मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेखूबी रूप से उसका निर्वहन भी कर रही है और आगे भी निर्वहन करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कि सरकार क्यों बन रही है कि आप देख लीजिए इन 5 सालों के अंदर राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसी रही जी। ये सबसे जग जाहिर है। और एक और मैं बता दूं आपको, थोड़ा इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, कांग्रेस ने ये कहा कि हम संभाग में यात्रा निकाल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने यात्रा तो निकाली तो शुरू में, लेकिन हमने तो सोचा ही नहीं था आप यात्रा भी निकालोगे भी क्या। और यात्रा किस लिए निकाल रहे हैं? सिर्फ चुनाव के अंदर बता रहे हैं कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के हमने ये काम किए हैं।
कोई लोग अब मध्य प्रदेश में चल जाएं या किसी दूसरी स्टेट में चल जाएं कि लोग जाते हैं कि जनता को ये बताते हैं कि हमने ये 5 साल में क्या काम किया है। मुख्यमंत्री जी काम बताने के लिए नहीं जा रहे और इस बार करें, और पहले भी गए थे तो हेलीकॉप्टर से जाकर के वापस जयपुर में आ जाते थे, किसी दूसरे जिले में चल जाते थे। वो ऐसा प्रोग्राम था जो जनता के बीच में कभी नहीं रहे। और किस प्रकार से राजस्थान के अंदर दो दल, चाहे सचिन पायलट जी हों चाहे गहलोत जी हों, उनका कैसे वर्चस्व की जो लड़ाई चली उसका। लेकिन अशोक जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार दौरे कर रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं, उनका किस तरह से मुकाबला किया जाएगा बीजेपी की ओर से? ये आपने सही कहा कि गहलोत साहब अब दौरा कर रहे हैं और अब मुझे लगता है कि दौरे करने की नहीं, गारंटियां करने की बात कर रहे हैं कि गारंटियां हम देंगे, जो एक मैनिफेस्टो का भाग भी होता है जी, एक पार्ट होता है। तो एक आपको मैनिफेस्टो बनाना था तो एक साथ कर देते, कौन मना करता है आपको? आपकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये चीजें जनता ये भी देख रही है कि पहले जो आपने वादे किए थे, जो मैंने आपको पहले बताया हूं मैंने, तो क्या उन वादों को इन्होंने पूरा किया क्या? एक मैं कह रहा हूं और बता दूं आपको, इन्होंने कहा कि हम एक देवदर्शन यात्रा करेंगे। देवदर्शन यात्रा इनकी निकली भी थी और जयपुर सीकर से आते हुए देवदर्शन यात्रा कब खत्म होगी पता ही नहीं पड़ा। दूसरी एक यात्रा पूरी राजस्थान में एआरसीपी के नाम से एक निकालने की स्टार्ट करी है, जिसमें प्रियंका गांधी जी आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आते हैं। उस यात्रा का सबको पता है कि वहां कितनी जनता आई थी, कितनी सीटें खाली रही थी और उसमें कोई जनता की भागीदारी नहीं थी। तो वो यात्रा कब खत्म हो गई वो पता नहीं पड़ा। तो यात्रा मतलब इसी चुनाव के 2 महीने के अंदर आप यात्रा की बात करें, पहले आप यात्रा की बातें करते हैं, जनता के हित की बात करते जाके, साहब आपकी क्या समस्या हमें बताइए, तो चलता है। लेकिन आप राजधानी में बैठ करके आपके मंत्री और आप स्वयं बैठ जाते हो और कहो कि हम यहीं से सत्ता चलाएंगे, ये सत्ता चलती नहीं है। लेकिन अशोक जी, सीएम अशोक गहलोत का तो कहना है कि 99% जो वादे किए गए थे जनता से वो पूरे हुए हैं। सबसे पहले तो हम एक ही बात ले लेते हैं कि क्या किसान का कर्ज माफ हुआ क्या, जो इन्होंने कोर मुद्दा था। और विधानसभा की अपनी रैलियों में इन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, चाहे चांद छिप जाए, चाहे सूरज उगे ना उगे, मैं 10 दिन में आपका कर्जा माफ कर दूंगा। तो चांद भी वही है, सूरज भी वही है, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा किसका माफ किया? कुछ छोटे किसान का, सीमांत का, लघु का, वो भी ओनली कोऑपरेटिव का। आपने साफ साफ कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार तो दिया नहीं। आपने पेपर लीक कराए, पेपर लीक कराए तो क्या हुआ? आपके आरपीएससी मेंबर बनाए, उस आरपीएससी के मेंबर के कारण से राजस्थान की जो आरपीएससी जो संस्थान थी उसको धक्का लगाने का काम किया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, जिसको आपने, जिस मेंबर को आपने नियुक्त किया उससे करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, ईडी उनसे करोड़ों रुपए जब्त करती है, सोना जब्त करती है। उसके बाद में भी ये कहते हैं कि सब हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। तो ये भ्रष्टाचार और की बात, और दूसरी पेपर लीक की बात और रोजगारों का भविष्य खराब करने की बात। तीसरा इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हम कानून व्यवस्था ऐसी देंगे, सुशासन देंगे, और कानून व्यवस्था के कारण हम राजस्थान में उद्योग का एक माहौल बनाएंगे। आज उद्योग का माहौल नहीं बना, बिजली नहीं है, क्यों? कि इनकी कुप्रबंधन के कारण ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही। जितने भी इनके जो ग्रेड सिस्टम बना रखा है, आपने यूनिट बना रखी है, वो कभी बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है। कभी कोयले का नाम लेते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक रूप से बहुत तंगी आ रही, कि 90,000 करोड़ का यदि किसी पर घाटा हो बिजली कंपनी का, आप सोच सकते हो, और 1 लाख करोड़ से अधिक बिजली कंपनियां ऋण ले ले तो उसकी वसूली कैसी होगी? यदि 1,90,000 हो जाता है तो वो बिजली के माध्यम से उपभोक्ताओं से वसूली होगी। तो राजस्थान के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने 100 यूनिट कर दी, आपने 7-8 बार के लगभग बिजली बढ़ा दी, 16 बार फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, जो अदर टैक्स होते हैं, जल का हो, नगर निकाय हो, उसमें भी आपने वृद्धि कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम के जो बिजली का बिल आता था वो कहां से कहां तक पहुंच गया। दूसरा कहा कि हम पेट्रोल जो प्रोडक्ट है उसको नियंत्रण करने का काम करेंगे। तो पेट्रोल प्रोडक्ट से गैस, डीजल हो या पेट्रोल हो, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पेट्रोल लगा पर वेट लगा हुआ है, उसके कारण से सबसे महंगा राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल है। वो भी एक सबसे बड़ा महंगाई का कारण है। और महंगाई का जरूर उन्होंने कहा कि हम एक महंगाई को रोकने के लिए सख्त प्रयास करेंगे, जो अपनी इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा। लेकिन महंगाई के अंदर, इंडेक्स के अंदर राजस्थान सबसे टॉप में आ रहा है। तो इसके बारे में मुझे लगता है गहलोत साहब ने कुछ भी नहीं कहा और उनको महंगाई से कोई परवाह भी नहीं है। दूसरा, मैं किसान के लिए एक और कह दूं, एक बिजली की और बात कर दूं। आप किसानों को बिजली मिलती थी और वो यूनिट मिलती थी और उसका सब्सिडी के रूप में पैसा मिलता था, और वो सब्सिडी का पैसा 3 साल तक कांग्रेस सरकार ने रोका, उनसे वसूल कर लिया।
और जो कितना था 10,000 होता था। तो मतलब किसानों के लिए जो योजना वसुंधरा राजे जी लेके आए, उस योजना के अंदर सेंध मारना, उसको रोकना, उसको भटकाना और लटकाने का काम कौन करती है? कांग्रेस करती है, और कांग्रेस करती भी आ रही है। और भी ऐसे कई चीजें हैं, जैसे महिला सुरक्षा की बात आपने कही। इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में लिखा था हम महिला सुरक्षा करेंगे, फिर बाद में इन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के हमें इसलिए केस ज्यादा बढ़ रहे हैं कि क्योंकि हमने एफआईआर अनिवार्य कर दी है, कोई भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकता है। छोटी बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में अभी जनवरी से लेकर के अगस्त तक के मामले आए हैं, उन मामलों में 988 के लगभग गैंग रेप के जैसे केसेस हुए। क्या गैंग रेप के केसों का आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे क्या? चोरी जैसे, चोरी क्यों होती है कि यदि कानून का अविश्वास हो जाता है, पुलिस की उनसे साठगांठ होती है, तो चोरी जैसे मामले में यदि 25% की वृद्धि हो जाए तो राजस्थान में क्या कहेंगे? जहां तक 8,285 के लगभग यदि मौतें हो जाएं, डेथ हो जाए, क्या उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करोगे? तो राजस्थान के अंदर हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, अवैध बजरी का परिवहन चल रहा है, बाल तस्करी चल रही है, पेट्रोल जो होता है डीजल का होता है उसकी तस्करी चल रही है, शराब की तस्करी चल रही है। और नंबर 1 कहां बढ़ाओगे आप? नंबर 1 यदि राजस्थान विकास में होता तो जनता को कुछ मिलता, लेकिन इस सरकार के अंदर विकास नहीं हुआ। विकास के नाम से सिर्फ लूट खसोट हुई है, और लूट खसोट करने के लिए सरकार को नियंत्रण करना चाहिए था, सरकार ने उस पर नियंत्रण नहीं किया, क्योंकि इनकी रस्साकुशी चलती रही। कोई मानेसर जाके बैठ जाता है, कोई जाकर ये होटलों में बैठ जाता है, और होटलों में बैठोगे तो होटलों से सरकार नहीं चलेगी। और अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, बेरों पर विश्वास करते हैं, और उनको फिर बाद में जिनको बेरों पर विश्वास करने लगे उन लोगों को आपने मंत्रिमंडल में भी ले लिया। मंत्रिमंडल में लेने के बाद में इन्हीं के जो अब इस बार उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसमें टिकट नहीं लेना चाहता, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमें जो मंत्री बनाया गया है, हेमराज चौधरी जी ने कहा था, जो इनके वरिष्ठ विधायक भी थे और वरिष्ठ मंत्री भी हैं, कि हमें जो मंत्री बनाया गया है, हमें बार बार में मुख्यमंत्री जी तंज कसते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया, तो हमें मंत्रिमंडल में से रखने से क्या जरूरत है। यही बात इनके और जो मंत्री जी को बनाया उन्होंने भी कही, विधायकों ने नहीं कही। तो कांग्रेस के ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में जो भरत सिंह जी बार बार में इनको चिट्ठियां लिख रहे थे, कि चिट्ठियां लिखते लिखते उनके हाथ की कलम होती थी वो दुखने लग गया, और कलम भी टूट जाती, इतने पत्र लिखे। जहां तक उन्होंने अपना मनोनयन भी करा दिया, उन्होंने यात्रा भी उस क्षेत्र में निकाल ली, लेकिन जिस मंत्री के खिलाफ जिन्होंने आरोप लगाया उस मंत्री को उस समय बर्खास्त नहीं किया, और आज उनको टिकट भी दे दिया। तो टिकट देना और उनको प्रोत्साहन करना ये कांग्रेस का काम रहा है। और जिस विधायक ने, जिस मंत्री ने इन पर खुल्लेम खल्लेम आरोप लगाया कि पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और महिला सुरक्षा राजस्थान में नहीं कर पाए, और बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, इस पर विचारणीय करना चाहिए, लेकिन उसको रास्ते से हटाया गया, उसका मंत्रिमंडल छीना गया और कांग्रेस से उसकी सदस्यता खत्म करी। तो भारतीय जनता पार्टी भी कंटिन्यू इनके लिए कह रही थी कि राजस्थान की व्यवस्था कैसी चल रही है, खराब चल रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने तो विधायकों की सुन रही, अपने विधायकों की सुन रही, ना विपक्ष की सुन रही, ना आमजन की सुन रही। जो चौथा स्तंभ जो मीडिया होती है वो बार बार में ऐसे ऐसे बता रहे थे कि इनके विधायक किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं जी। वहां पर सभी विधायक हैं जो लूट खसोट चल रही है। और एक और मैं बात बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि मेरे प्रति से परसेप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जो पूरे जो विधायक है ना कांग्रेस के बने हुए और जिन्होंने सपोर्ट किया है, उन विधायकों के खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाएंगे। आज उन्हीं मंत्रियों, इन विधायकों को आपने टिकट दे दी है जी। इन 2-3 महीने में ऐसा क्या कर दिया जो पूरे आपने 4.5 साल में आप नहीं कर पाए? जो क्योंकि आपको पूरा समय मिला था, विधायकों को समय मिला था, आपने स्वीकार कर लिया था कि इन विधायक ये हैं, ये काम नहीं कर सकते, इनकी जगह दूसरों को टिकट देना है। न तो इन विधायकों पर भी विश्वास किया, दूसरों पर विश्वास करने के बाद कांग्रेस में टिकट लेने वाले लोग जी की चाहत कम है, जो चुनाव जीत सकें या कांग्रेस के बारे में कह सके कि इन्होंने जो काम किए हैं, तो इनकी खतनी और खड़नी दोनों में अंतर है, फिर भी इनको टिकट दिया गया है। ये इनकी मजबूरी है और इस कारण से इनको टिकट दिया गया है। लेकिन अशोक जी, बीजेपी की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, पेपर लीक का मामला हो, चाहे लाल डायरी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, तो क्या लगता है बीजेपी अब आने वाले चुनावों में पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी, आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हर ऐसे जो जनता के काम होते हैं
उनको आवाज बनने का काम किया है, जो एक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बेखूबी रूप से निभाया जी। आपने कहा कि पेपर लीक जैसा मुद्दा है और वो आम जन के अंदर पूरे तरह से हो चुका है कि वो उन्हें मालूम है कि पेपर लीक चाहे रीट का पेपर हो, रीट के पेपर में किस प्रकार से पेपर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं साहब पेपर आउट नहीं हुआ, जो बोल रहे हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे, सब ये झूठ बोल रहे हैं। फिर बाद में आपने कई लोगों को अंदर भी डाला जेल के अंदर, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन थे उस समय के, उनको जारोली उनको आपने वहां से उनको बर्खास्त भी किया जी। और बर्खास्त करने के बाद में उन्होंने खुद ने कहा कि मैं एक छोटा सा हूं, मेरे लिए थोड़ी है, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई है। तो बड़ी बड़ी मछलियां को इन्होंने छोड़ा नहीं और उनको बर्खास्त कर दिया। लास्ट में उन पर जांच थी, वो जांच भी खत्म कर दी जी। और पेपर लीक जो रीट का पेपर आउट होके बाहर आया, वो कहां से आया? तिजोरी से आया। और तिजोरी के ऊपर किसने लांछन लगाया? सचिन पायलट जी ने लगाया कि जादूगिरी का जादू कैसे चला कि बिना चाबी के पेपर बाहर कैसे आ गया। तो ये कांग्रेस के ऊपर उन्हीं के सचिन पायलट जी ने आरोप लगाया, लेकिन उस चीज के बारे में आज तक नहीं कहा कि उस पेपर लीक में छोटी मछलियां पकड़ी गई, बड़ी को निपटा। भारतीय जनता पार्टी ने और आम लड़कों ने, आम जन ने यह मांग करी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होती तो इनके जो लोग थे उन लोगों को आज वो सलाखों के पीछे होते, उसमें चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, मंत्री तक का नाम आया था। दूसरा आपने कहा कि लाल डायरी का जिक्र किया जी। लाल डायरी, मुझे लगता है कि लाल डायरी से कांग्रेस को मुझे तो दूर दूर भक्ति है कि लाल क्यों आ गया। लाल इसलिए आ गया कि राजस्थान के अंदर 5 साल में आपने घोटाले किए और घोटालों की आपने जांच नहीं करी और अपने लोगों को बचाने का पूरा काम किया। चाहे किसी भी, चाहे आपके विधायकों ने यदि आरोप लगाए और आप कुछ मंत्रियों ने आरोप लगाए, आपकी सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनको बचाने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया, उनको क्लीन चिट देने का काम किया। ये सरकार की एक राजनीतिक रूप से भी थी और अपने पर एक दाग, कैसे अपने दाग को बचाने के लिए। जी अशोक जी, आपके पास लौटूंगी और हमारे साथ कांग्रेस नेता अनूप ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। अनूप ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना 76,000 परिवार लाभान्वित हुए, इनकी उज्ज्वला योजना निष्क्रिय साबित हुई। हमारी योजना से प्रेरित होकर मोदी जी ने भी मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की दरें कम इसलिए की कि वहां चुनाव है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए देने की बात करते थे, लेकिन धरातल पे नहीं है। हमने चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए का बीमा देकर, वो चिरंजीवी योजना नहीं है। हनुमान जी जैसे संजीवनी बूटी लेकर आए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, और हनुमान जी ने जब देखा कि पर्वत पर उनको संजीवनी बूटी नहीं मिल रही थी, तो पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। तो चिरंजीवी योजना तो उस पर्वत का काम इस प्रदेश में कर रही है। हर रोग के लिए, हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर मजदूर के लिए 25 लाख रुपए का इलाज निजी अस्पतालों में भी फ्री होता है। और मैं बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि 1,35,00,000 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। और ये बात करना चाहते हैं अगर बिजली की, तो इनके मित्र जिस कोयलों को विदेश से लेकर आते हैं, जी योजनाएं तो कई हैं, लेकिन बागियों से कैसे निपटेगी कांग्रेस? 12,000 करोड़ रुपए का चूना देश के कोयले घोटाले में हुआ। कोयला सोना उगल रहा है, और जब वो कोयला ऊर्जा संयंत्र में लगेगा तो यहाँ पर बिजली की दरें कम होगी या बढ़ेगी। लेकिन उन हालातों को देखते हुए भी हमने यहाँ पर 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। 95 लाख परिवार उससे लाभान्वित हुए। कृषि के क्षेत्र में भी हमने किसानों के लिए बिजली की दरें कम कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आई, जीएसटी उस निवाले पर। ठीक है अनूप जी, ये तो आपने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवाई है, लेकिन योजनाएं तो 1000 हैं। ये राजस्थान में सरकार लाने की बात करते हैं। मेरी बात को आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी पूर्व में भी बोल चुके हैं। जब सांवरिया सेठ मंदिर में चित्तौड़ के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी जी को ये कहना पड़ा, मैं इस बात से धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा कि गारंटी गारंटी गारंटी,
जब वो गारंटी कर रहे थे, तब इस देश का बेरोजगार उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि ये वही व्यक्ति है जिसने देश के 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। ये वही व्यक्ति है जिसने महंगाई कम करने की बात की थी और अब राजस्थान की योजनाओं को ये चालू रखने की गारंटी दे रहे हैं। उनको पता लग गया कि ये गारंटी के नाम पर छलावा करेंगे और राजस्थान की योजनाओं से राजस्थान प्रदेश का गरीब किसान मजदूर लाभान्वित हुआ है। वो उन योजनाओं को चालू रखेगा और चालू रखने के लिए राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है अनूप जी, आपने ये तो कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवा दी, लेकिन योजनाएं तो 1000 है, लेकिन बागियों से कैसे कांग्रेस निपटेगी? कांग्रेस रिवाज बदलने की बात करती है, बागियों से क्या वो रिवाज बदल पाएगी? मैं बता दूं, कांग्रेस के अंदर ऐसे हालात नहीं है। बागियों की जो आप बात करते हो जी, तो भारतीय जनता पार्टी के बागी जो जयपुर के जाने माने नेता हैं, उनकी जगह दिया कुमारी जी को उतार दिया अनूप गया। जी, शाहपुरा से तो आलोक बेनीवाल बागी हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बागियों के कोई भी अभी तक सामने नहीं आई है खबर। मैं वहां का भी जवाब देने वाला हूं, लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। जब जयपुर में दिया कुमारी जी को उतारा जाता है तो नरपत सिंह राज भी क्या बयान देते हैं आपको पता है? उन्होंने कहा कि मुगलों की, अकबर की मदद करने वाले मान सिंह के परिवार से ऐसा कौन सा प्रेम भारतीय जनता पार्टी को है। दिया कुमारी ने कहा, दिया कुमारी पर उन्होंने आरोप लगाए कि महाराणा प्रताप से लड़ने वाले मान सिंह जी के परिवार पे क्यों मेहरबान है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब नहीं देंगे, उनकी आदत है। चलिए ले लेते हैं उनसे जवाब, ले लेते हैं। अशोक जी जवाब दे दीजिए अनूप जी के सवालों का। देखो अनूप जी ने जो बात कही है, मुगलों वाली बात तोड़ में इनका भारतीय जनता पार्टी का महाराणा प्रताप को अनूप जी अशोक जी का सुन लेते हैं सवाल जवाब। और अशोक जी के पास मैडम जवाब नहीं है जी, वो दे रहे हैं। जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। इनको तो आयात करने पड़े दिल्ली से। राजस्थान के पाठ्यक्रम चलिए में उनका जवाब सुन महाराणा लेते प्रताप हैं। जो महान थे, उनके पाठ्यक्रम को बाहर निकाल देते हैं अनूप जी एक एक करके और बोलिए, ऐसे महान हमारे बताते दर्शकों हैं। तक संदेश नहीं जा पाएगा। अशोक जी आप बोलिए। तो देखो, एक तो मैंने बात बताई, दूसरा मैंने कहा कि ये तो बात करते हैं कि मैंने कहा ना कि जातिवाद में आ जाएंगे, धर्म में आ जाएंगे, और धर्म की जाति की बात ये करते हैं। उदयपुर जैसा अंचल और कन्हैया कुमार कहता है कि मेरी सुरक्षा की जाए, उसकी सुरक्षा नहीं की जाती, उसके एफआईआर पर ध्यान नहीं दिया जाता। इनका प्रशासन, इनका पुलिस, क्यों कि तुष्टीकरण की राजनीति करना, वोट बैंक को बचा के रखना, और उस कन्हैया कुमार का गला काट दिया जाता है। और आज यदि हमारे पास होता, यदि उसको प्रोटेक्शन दिया जाता, ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन किसको देते हैं? पीएफआई को रैली निकालने के लिए प्रोटेक्शन देते हैं कि आप आराम से रैली निकालिए। रामनवमी, हनुमान जयंती और शोभा यात्राएं निकलती है, उन यात्राओं पर अनूप जी आप बैन लगाते हो। क्यों बैन लगाते हो भाई? आपको क्या लग रहा है? और राम दरबार को आप तोड़ दोगे, बुलडोजर से चला दोगे, और शिव की प्रतिमा जो लगती है, किनको खंडित करने का काम कौन? अनूप जी बता दीजिए, शोभा यात्रा पर क्यों कांग्रेस को एतराज है? कौन सी शोभा यात्रा की बात करें? मेरे तक पूरी बात इनकी आ नहीं पाई है। आप या तो उनको, मुझे इनकी पूरी बात से अवगत करा दीजिएगा। मैं एक बार और बता देता हूं आपको। अशोक जी की पूरी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची है, मुझे उनकी बात से अवगत कराएं ताकि मैं जवाब दे सकूं। जी, इनका कहना है कि कांग्रेस को शोभा यात्रा से ऐतराज है, हनुमान जयंती पर जो यात्रा निकलती है उससे ऐतराज है। क्यों ऐतराज है कांग्रेस को? मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई बात करने को नहीं है। अब इनको क्या सिर्फ आ गए ना, हम यही कहते थे, कांग्रेस यही कहती थी कि इन्होंने कोई कार्य किया नहीं है, ये धर्म की बात करना चाहते हैं। हम लोग भी ये सनातन धर्म वाले लोग नहीं है। इनका जो सनातन धर्म की बात करते हैं, इनका मूल मंत्र है सत्ता धन, सत्ता चाहिए और धन चाहिए। ये सनातन धर्म के प्रेमी नहीं है। और धर्म की आड़ में हम किसी यात्रा पर हमें ऐतराज नहीं होता। हम वो लोग हैं कि राम मंदिर के द्वार भी राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। मैं इनकी दुरुस्ती कर दूं, इनको याद आ जाए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये धर्म की बात ना करके अभी मुद्दों पर बात करें। कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए? क्या गरीब को रोटी दे पाए? क्या महंगाई कम कर पाए?
किसी मुद्दे पर बात नहीं कर पाना, जवाब नहीं दे पाना। अशोक जी कुछ जब कहना चाहते हैं? कहा कि नरपत सिंह राजवी जी ने इन पर आरोप लगाया कि महाराणा प्रताप से लड़ने वाले एक बार लोगों के परिवार पर, ठीक है अनूप जी, अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सुन लेते हैं। एक और तो कहते हैं महाराणा प्रताप हमारे आदर्श है। जवाब दे अशोक जी। चलिए ले लेते हैं जवाब। अशोक जी बताइए। देखो कि इन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति कहते हैं, धर्म की राजनीति इन्होंने स्टार्ट कर दी है। फिर भी मैं नहीं आता, फिर भी एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। राम मंदिर का यदि भव्य राम मंदिर बने, सब कल्पना करते हैं, मुझे लगता पूरे भारतवर्ष करते हैं, लेकिन उसका काल्पनिक बताना और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना, ये एडमिटेड फैक्ट है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये काल्पनिक चीज है, इसको नहीं कर सकते। ये क्यों आपने उसको नकारा राम सेतु को? तो आपकी मंशा होती है कि आप किस सनातन की आप बात कर रहे हैं, कौन से सनातन की बात कर रहे हैं, जिस राम का मंदिर के लिए। दूसरा ने कहा कि हम योजनाओं की बात करते हैं, विकास की हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि विकास की हम बात करते हैं जी। तो इन्होंने जो बातें कही बताऊं, उज्ज्वला योजना क्या किसी धर्म विशेष के लिए है क्या? सबके लिए, सबको गैस सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी ने यह कहा कि हम उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए सब्सिडी देंगे। गहलोत साहब ने कहा हम 100 रुपए देंगे। अब बताओ 100 रुपए, 300 रुपए के ज्यादा 200 रुपए आप भी कर दीजिए, नहीं करेंगे। लेकिन जब बटन दबाने के लिए जाएगा 25 तारीख को, तो क्या कहेगा कि वो 300 रुपए तक बीप बजाएगा, जाकर के बटन देखेगा भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मेरे को दबाना है। क्यों? कि 300 रुपए दे रहे हैं। जो योजना आती है उस योजना के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता। इनके नेता कहते थे 85 पैसे वाले, भ्रष्टाचार छट जाती है, भ्रष्टाचार हो जाता है, दीमक खा जाती है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता था, उसका निष्पादन नहीं होता था, वो गरीबों को मिल नहीं पाता था। लेकिन आज जो सरकार जो पैसा देती है, केंद्र सरकार, उनके खातों में जाता है, उनको कोई भी भ्रष्टाचार का बीच में कोई भी नहीं आता। चलिए आप दोनों मेहमानों से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि क्या लगता है बागियों को किस तरह से पार्टियां मनाएंगी? सबसे पहले अनूप जी आपसे, किस तरह से मनाएंगे बागी नेताओं को? हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जैसे हालात नहीं है, क्योंकि ये तो जितने भी इनके एमपी थे उनको इन्होंने विधानसभा में उतार दिया, और बेचारे वो विधानसभा का जो चुनाव लड़े हुए थे वो बेरोजगार हो गए। तो इनके यहाँ पे वैसी परिस्थितियां ज्यादा है, हमारे यहाँ वैसे हालात नहीं है। क्योंकि इनको तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने वाले जो नेता हैं, वो राजस्थान की एक महिला वसुंधरा राजे जी को बर्दाश्त और हजम करने की स्थिति में नहीं थे। तो इसलिए उनके लोगों को, उनके विधायक जो थे, उनके समर्थित लोग थे, उनको काटने के लिए इन्होंने सारे एमपीज को उतार दिया। तो इनके विरोधाभास बहुत ज्यादा है निश्चित रूप से। और कांग्रेस के अंदर हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है, उसके माध्यम से हमारे यहाँ जहां भी ऐसे हालात परिस्थिति बहुत कम जगह पर हैं, लेकिन हम उनसे निमट लेंगे और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार वापस बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास कहने के लिए हमारे काम है, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी अशोक जी धर्म पर आ गए, शोभा यात्रा पर आ गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश की सत्ता हथियाने के पहले जो चर्चा की थी, अब तो वो हालात हैं कि देश की महिलाएं, वो गाना, एक गाना था मैडम, उसको याद करने लगी है। जिसको जो चौकीदार था वो थानेदार बन गया था। जो जिसने कहा कि मुझे इस देश का चौकीदार बना दो, लेकिन ये चौकीदार थानेदार हो गए। गरीब की जेब का नोट पराया हो गया, नोटबंदी कर दी। ऐसे ऐसे हालात देश की जनता को सामना करना पड़ा। न महंगाई की मार। अशोक जी से भी ले लेते हैं फाइनल कमेंट। अशोक जी, किस तरह से पार्टी बागी नेताओं से निपटेगी? पहले तो मैं बता दूं कि चौकीदार प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं, वास्तव में चौकीदार के रूप में, एक प्रहरी के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। दूसरा कहा कि आपने कि एक बागियों की बात करी, जो जिन्होंने अपना प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा कि हमें भी टिकट चाहिए। कांग्रेस अपना दामन देखे कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस के कम से कम 50 के लगभग इनकी बागी हो रहे हैं, जिसमें से 30 के लगभग इनके पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक हैं। थोड़ा सा देख ले अनूप जी। और हमारे भी, हम भी उसमें स्वीकार करते हैं, हम मना नहीं करते। लेकिन 9 तारीख की जैसे आएगी, तारीख आएगी, उसमें हम अपना विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन आप उन लोगों को, आपने अनूप जी टिकट दिया है जिन लोगों के लिए मुख्यमंत्री आक्षेप लगाते थे, ये अपने जनता की आवाज नहीं जाते, जनता के बीच में नहीं जाते, जनता ने उनको नगण्य कर दिया है, इनकी कोई छवि अच्छी नहीं है। लेकिन उन्हीं विधायकों को आपने वापस से टिकट दिया, उन्हीं मंत्री को वापस से टिकट दिया। ऐसा आपके
मुख्यमंत्री जी साहब ने कहा था, लेकिन उस बात का ऊपर मुझे लगता है कि आला कमान ने नहीं ध्यान दिया और मुख्यमंत्री जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि साहब इनको नहीं टिकट देना चाहिए, फिर टिकट क्यों दी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तमाम पार्टियां जो है वो बागी नेताओं से किस तरह से निपटेंगी, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर राजस्थान की जनता सत्ता पर किसको काबिज करेगी। तो बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।